Hello student, myself Rajneesh or today discuss about the speed of rotor and field or the MMF. दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑफ द इंडक्शन मोटर। तो ये अपने पास इंडक्शन मोटर का सेकेंड लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग स्पीड ऑफ रोटर फील्ड और मैग्नेटो मोटिव फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है ना कि अगर हम सप्लाई लगाते हैं, व्हेन द थ्री फेज करंट आर सप्लाइड एट द स्टेटर वाइंडिंग, हम लोग थ्री फेज सप्लाई लगाते हैं स्टेटर वाइंडिंग, तो किसी स्टेटर वाइंडिंग के तो पॉलीफेज इंडक्शन मोटर की बात करें या थ्री फेज या पॉलीफेज, तो क्या होता है कि रिजल्टेंट फील्ड सेटअप हो रहा था जो कि स्टेटर का फील्ड बना था विद द कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा था, वो 10 सिंक्रोनस स्पीड इसी को बोल रहे थे या ओमेगा एस बोल रहे थे। ये हम लोग स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं। ये रोटेटिंग फील्ड क्या करता है, इंड्यूस करता है एक पॉलीफेज ईएमएफ, और क्या करता है कि इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट करता है उस रोटर के वाइंडिंग में। उस रोटर के वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, जो कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पूरा देख के आ रहे हैं। क्या उसको करते हैं, शॉर्ट सर्किटेड किए रहते हैं। उसे पॉलीफेज एक करंट इंड्यूस करंट सर्कुलेट करता है किसी भी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर रोटर को प्लेस करते हैं तो क्या करता है कि इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट करता है उसे एक रोटर के अंदर। वही वाइंडिंग के अंदर क्या आता है, रोटर वाइंडिंग बोलो या रोटर कंडक्टर में क्या रहा था, एक इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट कर रहा था। और उसे क्या हो रहा था कि रोटर का भी एक करंट फील्ड सेटअप करेगा। दिस करंट इज सेटअप रिवॉल्विंग फील्ड इन द रोटर। वह करंट जो होगा वो सेटअप कर देगा एक रिवॉल्विंग फील्ड जो रोटर में, विच रोटेट एट द स्पीड ऑफ, और वह जो रोटेट करता है एन आर, उसको बोलते हैं द रोटर विच रोटेट एट द स्पीड इज एन आर। यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं ना एन, जो पूरा इस बुक में रेफर है ना, सिंक्रोनस स्पीड वह रोटर स्पीड होता है एन, लेकिन यहाँ व्हेन रोटर इटसेल्फ रोटेटिंग एज एन आर पी एम, जो कि रोटर खुद रोटेट क्या कर रहा है, एन से घूमेगा, लेकिन जो फील्ड जो घूम रहा है वो एन आर से घूम रहा है। तो 120 एफ आर बाई पी। तो यहाँ पे एफ आर जो होता है वो तुम्हारे पास जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी वही होता है। एफ आर जो होता है वो एस इंटू एफ आर जो हो जाता है वो एस इंटू एफ एस होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंटू स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ एस हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, तो ये अपने पास क्या होता है, अगर हम एफ आर के जगह पे एस इंटू एफ लिखे तो एस इंटू एफ लिखोगे तो ये क्या हो जाता है 120 एफ बाई पी। तो ये अपने पास एस इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड हो जाता है। लेकिन रोटर इटसेल्फ रोटेटिंग एट द स्पीड ऑफ एन आर पी एम इन द स्पेस। तो रोटर को खुद से, रोटर किस स्पीड से घूम रहा है, लेकिन रोटर खुद रोटेट कर रहा है एन आर पी एम से। तो स्पीड ऑफ रोटर फील्ड, अगर स्पीड ऑफ रोटर का फील्ड देखते हैं स्पेस में, वो एक्चुअल क्या होता है एन एस से ही घूमता है। जब इसको फाइंड आउट करना चालू करोगे तो तुम्हारे पास ये होगा एन रोटर का स्पीड और ये फील्ड रोटर का फील्ड, देन स्पीड ऑफ रोटर फील्ड के स्पेस में देखोगे तो ये तुम्हारे पास 1 माइनस एस इंटू एन एस विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये ना स्पीड ऑफ रोटर फील्ड इन द स्पेस विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर के स्ट्रक्चर से, तो ये तुम्हारे पास 1 माइनस एस इंटू एन एस प्लस एस इंटू एन एस, ये फॉर्मूला पुट कर दिए। देन इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास एस, यहाँ से एस एन एस मल्टीपल एस इंटू एन एस, एस इंटू एन एस माइनस एस, ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये तुम्हारे पास सिंक्रोनस स्पीड से ही घूमता है, ये तुम्हारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। तो ये चीज़ें ना अब हम बात कर लेते हैं कि रोटर का ना फील्ड जो होता है, तो रोटर फील्ड इज आल्सो रोटेट इन द स्पेस एट द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन एज द स्टेटर फील्ड। तो यही चीज़ ना इंपॉर्टेंट था, सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि रोटर का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो भी रोटेट करता है स्पेस में सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में, और एट द जिससे स्टेटर का फील्ड होता है जो कि एन एस के बराबर आ गया। तो हेंस द टू फील्ड आर मैग्नेटिकली लॉक्ड ईच अदर एंड दे आर स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दोनों फील्ड जो होता है एक दूसरे से क्या होता है, मैग्नेटिकली लॉक्ड होते हैं और विथ ईच अदर एंड दे आर स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो दोनों के दोनों फील्ड एक दूसरे से क्या होता है, स्टेशनरी होते हैं। ठीक ना, यही चीज़ होता है। अब रोटर की ईएमएफ की बात करते हैं, तो रोटर में एक रिवॉल्विंग फील्ड जो सेटअप हुआ है एक स्टेटर में, तो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इन द स्टेटर बाय द पॉलीफेज करंट इन द कॉमन टू द बोथ स्टेटर एंड द रोटर वाइंडिंग। वही तो जो रिवॉल्विंग फील्ड जो फील्ड सेटअप इन द स्टेटर और द पॉलीफेज करंट इन कॉमन टू द बोथ स्टेटर एंड द रोटर वाइंडिंग। तो फील्ड जो इंड्यूस्ड हो रहा था इन बोथ द वाइंडिंग इज पर फेज इज गिवन रिलेशन। तो अपने पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है, अगर हम बात करते हैं कि स्टेटर के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हुआ वह क्या होगा, स्टेटर इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज के हिसाब से देखोगे तो फिर पर फेज हर फेज में सेम ही हो रहा है। तो पर फेज का अगर पर फेज में दे लेते हैं तो 4.4 KWD, इसको बोलते हैं वाइंडिंग। KWL लिखा है यहाँ पे, कहीं KW1 लिखा हुआ, ये KW1 लिखा हुआ है। KWN इसको बोलते हैं वाइंडिंग फैक्टर, जो कि हम लोग सिंक्रोनस मशीन से पहले ही पढ़ के आते हैं। वो क्या होता है, कॉइल स्पैन फैक्टर KD/KC होता है, कॉइल स्पैन फैक्टर बाई डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये ना जब हम लोग KD/KC पढ़ते हैं, ये सब क्या होता है ना, क्या होता है जब हम वाइंडिंग करते हैं ना मशीन को, जब वाइंडिंग करते हैं तो हमारे पास क्या होता है ना, ये KD और KC ये सब कैलकुलेशन होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर देखना है या पढ़ना है तो इसके लिए आपको सिंक्रोनस मशीन का किसी बुक को रेफ़र कर लोगे तो वहाँ पे आपको KD KP सब के बारे में, KC कॉइल फैक्टर, कॉइल स्पैन फैक्टर, ये सब चीज़ें सब कुछ फाइंड आउट है कि
कब हम क्या करते हैं कि मशीन में ये होता है जब, तो कॉइल स्पैन निकालते हैं, फिर DKD निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं, तो काफ़ी ये सब चीज़ें ना वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बारे में बात हम नहीं करेंगे, और ठीक है, इसके बारे में अगर होता है तो कभी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी इसका यूज़ नहीं है तो हम इस पर बात भी नहीं करेंगे। अभी हम फोकस कर रहे हैं इंडक्शन मोटर पे। तो अपने पास ये T1 जो होता है टर्न होता है कि कितना फेज, टर्न पर फेज के हिसाब से ऑन द स्टेटर वाइंडिंग। सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है F, और FM जो होता है ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है। जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे ना, उसी फार्मूला से ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको बोलते हैं FM। ये अपने पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता था जो हम लोग फाइंड आउट करते थे ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन। उसी इक्वेशन को लिखा गया हुआ है यहाँ पे, सिर्फ ना KWD मल्टीपल कर रहा है इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे टर्न पर फेज मल्टीपल हो रहा है। क्योंकि अपने पास यहाँ पे ना जो टर्न आ रहा है ना, ये कॉइल का टर्न्स पर फेज आ रहा है, जो कि हम लोग वहाँ पे बात कर रहे थे कि इन मल्टीपल कर रहे थे। वहाँ पे क्या होता है, नंबर्स ऑफ टर्न्स मल्टीपल है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्न्स पर फेज के हिसाब से ये स्टेटर वाइंडिंग का है, क्योंकि हम लोग पर फेज के हिसाब से फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे एक ही 3 फेज है, तो पर फेज के हिसाब से फाइंड आउट करेंगे। तो रोटर का EMF अगर बात करेंगे तो सेम इसी तरीके से T2 FRM FM हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज FR इज द रोटर करंट फ्रीक्वेंसी एंड अंडर द स्टेशनरी कंडीशन वे आर द F इज द रोटर फ्रीक्वेंसी। अंडर स्टेशनरी कंडीशन में क्या होगा, स्टेशनरी कंडीशन में अगर देखोगे तो क्या होगा कि FR इज इक्वल टू F हो जाता है, कि जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा वही रोटर फ्रीक्वेंसी। स्टेशनरी कंडीशन में स्लिप तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्लिप तुम्हारा 1 हो जाएगा। NS माइनस NR करोगे तो डिवाइडेड बाई NS करोगे स्लिप, तो स्लिप तुम्हारे पास 1 हो जाएगा स्टेशनरी कंडीशन में। तो रोटर इंड्यूस्ड EMF सब के बारे में बात कर रहे हैं, अभी तुरंत बात करते हैं। तो रोटर इंड्यूस्ड EMF पर फेज एज स्टैंड स्टिल कंडीशन, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ ही में मल्टीपल कर सकते हो इसको। FS को ना FR को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया F से, बस इतना ही। अभी दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास T2/T1 दैट इज K इज ट्रांसफार्मर रेशियो, इसी को ट्रांसफार्मर रेशियो बोलते हैं। इंड्यूस्ड EMF की बात करते हैं तो मेरे पास अगर किसी भी रोटर के अंदर रनिंग कंडीशन में, तो रनिंग कंडीशन में क्या होगा, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, जो हमारे पास रोटर फ्रीक्वेंसी होता था वो क्या होता है, S इंटू F1, सप्लाई फ्रीक्वेंसी S इंटू F1 सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो ये S इंटू F लिखो या तो ये अपने पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो ये होता है रोटर अंडर द रनिंग कंडीशन, ये स्टैंड स्टिल कंडीशन में सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर ही हो जाएगा ये चीज़ें। तो द इंड्यूस्ड EMF इन द रोटर सर्किट इज मैक्सिमम एट द स्टार्ट। क्या होता है, तो रोटर के अंदर जो इंड्यूस्ड EMF का क्रिएट होता है इन द सर्किट इज मैक्सिमम एट द स्टार्ट, लेकिन वेरी करता है अकॉर्डिंग टू स्लिप से रनिंग कंडीशन की तरफ अगर जाते हैं तो वेरी करता है। सिंस द नॉर्मल स्लिप अंडर द लोडेड कंडीशन इज नियरली 5%, देयरफॉर द रोटर इंड्यूस्ड EMF इज नियरली 5% फॉर द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाता है पूरा कहानी कि जब भी रोटर हम इंड्यूस्ड EMF में निकालते हैं तो वह क्या होता है, रोटर सर्किट में मैक्सिमम होता है एट द टाइम स्टार्ट, देन टाइम टू टाइम जैसे रनिंग कंडीशन होता है देयर अकॉर्डिंग टू क्या होता है ना, स्लिप वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू ऑफ द स्लिप के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेरी करता चला जाता है कि कितना स्लिप है, तो उसके हिसाब से टॉर्क के हिसाब से पता चल जाता है कि कितना टॉर्क है, उस हिसाब से स्लिप है, तो उससे डिटरमाइन करता है। ठीक है, रोटर की रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस की बात करते हैं तो जिस तरीके से ट्रांसफार्मर में हमारे पास क्या होता है लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रेसिस्टेंस, सेम एज इट इज़ क्या होता है यहाँ पर रोटर रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस डेवलप होता है। तो रोटर का वाइंडिंग इज मेड अप ऑफ सम कंडक्टिंग मटेरियल एल्युमिनियम या कॉपर का बना होगा, तो इट इज़ डिफिनिट रेसिस्टेंस उसका। ये अपने पास रेसिस्टेंस का फॉर्मूला रो L/A होता है। ये होता है रेसिस्टिविटी रो L/A, L इज लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, A इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये सब बचपन की बात है, सब अगर इंडक्शन मशीन पढ़ रहे हो तो ये सभी बताने चलेंगे तो पता चलेगा कि लेक्चर काफ़ी बड़ा चला जाएगा। इट इज़ वैल्यू रिमेंस कांस्टेंट, इट इज जनरेटेड बाई R2। ठीक है, अब रोटर के रिएक्टेंस की बात करते हैं तो रोटर का रिएक्टेंस जो होता है वो हमारे पास कभी भी रिएक्टेंस हम निकालते हैं तो 2πfl निकालते हैं। कभी भी हम लोग रिएक्टेंस लिखते हैं इन द क्या होता है ना AC एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं रिएक्टेंस, तो 2πfl होता है यहाँ पे 2πfl, और L जो होता है XL, तो 2πfl तो L2। और रिएक्टेंस अगर लोड सिर्फ फ्रॉम रोटर की बात करते हैं, होल फ्लक्स इज प्रोड्यूस रोटर करंट डज नॉट लिंक विद द स्टेटर वाइंडिंग। तो जितने भी फ्लक्स अगर क्रिएट हो रहे हैं, जितने भी होल फ्लक्स जो रोटर के करंट जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है रोटर करंट से, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फ्लक्स जो है सो लिंक कर रहे हैं, नॉट लिंक विद द स्टेटर वाइंडिंग के साथ लिंक कर रहे हैं। दैट द पार्ट ऑफ द रोटर फ्लक्स विच लिंक्स टू द स्टेटर कंडक्टर बट नॉट टू द स्टेटर वाइंडिंग इज कॉल्ड लीकेज फ्लक्स। तो कुछ देयर इज लीकेज फ्लक्स, तो दैट लीकेज फ्लक्स इज कॉल्ड लीकेज डेवलप द लीकेज इंडक्टेंस। उससे क्या होता है, लीकेज इंडक्टेंस डेवलप होता है। तो लीकेज फ्लक्स इज and hence the inductance is very small in the rotor conductor are placed in the outermost periphery of the rotor as shown in this figure. The depending upon the rotor current is the rotor current frequency and the rotor reactance will be developed. तो इस तरीके से क्या होता है लीकेज रिएक्टेंस लीकेज डेवलपमेंट से रोटर लीकेज रिएक्टेंस के लीकेज फ्लक्स की वजह से क्या होता है कि ना इंडक्टेंस डेवलप होता है। यही चीज़ ट्रांसफार्मर में हो रहा था, तो ये अपने रोटर का रिएक्टेंस होता है। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में जाओगे तो क्या होगा,
अगर रोटर रुका ही हुआ है तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ही क्रिएट नहीं होगा, तो यहाँ पर लीकेज रिएक्टेंस ही नहीं आएगा। लीकेज रिएक्टेंस क्या हो जाएगा वहाँ पे, तो वैल्यू ऑफ रोटर का रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई। जब भी अगर रोटर के साथ मल्टीपल करोगे तो स्लिप के साथ मल्टीपल होगा, स्लिप अगर 1 होगा तो डायरेक्ट ये हो जाएगा, अगर एस इंटू 2 एस और ये एस इंटू 2 एस ये हो जाता है तुम्हारे पास स्लिप के वैल्यू। अंडर द नॉर्मल रनिंग कंडीशन द रोटर रिएक्टेंस इज एस इंटू x2s, रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन इज इक्वल टू 1। स्लिप के कंडीशन में कोई इम्पीडेंस हम लोग अच्छे से देख लेंगे कि क्या एक्चुअल होता है कि रोटर का इम्पीडेंस तो तुम्हारे पास हो गया r+jx2 और jx2, ये हम स्लिप इंटू x2 भी करते हैं। अगर बात करते हैं कि अगर रोटर अगर रनिंग कंडीशन में, तो रनिंग कंडीशन में जो होगा तो रिएक्टेंस मल्टीपल हो जाता है। अगर रनिंग कंडीशन हुआ 1 मिनट, ये रनिंग कंडीशन होता है, रनिंग कंडीशन, तो रनिंग कंडीशन के साथ स्लिप ना रिएक्टेंस के साथ मल्टीपल होता है। यही चीज़ यहाँ दिया हुआ था कि अगर स्लिप है, अगर रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में तो रोटर का जो रिएक्टेंस होगा सीधे 2πfl होगा, लेकिन अगर रनिंग कंडीशन में आ जाएगा तो वो स्लिप के साथ मल्टीपल हो जाएगा रिएक्टेंस। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन ऑन कर रखा था, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाता है। रोटर का इम्पीडेंस निकालते हैं तो इम्पीडेंस कभी भी r+j का jx का निकालेंगे ना, कभी भी क्या होता है रियल प्लस इमेजनरी का, जब भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो रूट अंडर निकालते हैं, उसका एंगल निकालते हैं तो tan इनवर्स इमेजनरी बाई रियल होता है। तो इसे बचपन इसे ईजी है। तो ये इम्पीडेंस निकल गया, ये इम्पीडेंस होता है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ से चालू होता है कि रोटर करंट एंड द पावर फैक्टर। रोटर करंट और पावर फैक्टर के बारे में हम लोग रोटर करंट और पावर फैक्टर के बारे में अगर हम देखेंगे, ये सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट ये सब सर्किट के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े ना, उस कंसेप्ट से कि अपने पास ना ये वाले कंसेप्ट से हैं कि यहाँ पे जो फील्ड के जो रोटर फील्ड सेटअप हो रहा है, तो इस कंसेप्ट में ना देखो, इस कंसेप्ट में काफ़ी अच्छा एक न्यूमेरिकल है, इसे पूरा क्लियर हो जाएगा, प्रिंसिपल भी क्लियर हो जाएगा इंडक्शन मोटर का, और उसके बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। 1 मिनट। ये अपने पास एग्जांपल हो जाता है। इस एग्जांपल में देखो अपने पास क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि 8 हॉर्स पावर का एक क्या है ना, अपने पास एक इंडक्शन मोटर है, ठीक है। 8 हॉर्स पावर का 8 हॉर्स पावर का ये मेरे पास आउटपुट हो गया। 4 पोल का है, 3 फेज 4 पोल का स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है, दैट इज कनेक्टेड विद 400 वोल्ट एंड द 50 हर्ट्ज सप्लाई, देयर इज सप्लाई इज 50 हर्ट्ज एंड द कनेक्टिंग इज 400 वोल्ट। द मोटर इज ऑपरेटिंग एट द फुल लोड मतलब देयर इज इन जो है फुल लोड पर 5% स्लिप है। स्लिप ये अपने पास है। कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग फील्ड रिलेटिव टू द स्टेटर स्ट्रक्चर। पहले मैंने बोला है कि क्या बोला है कि स्टेटर के स्ट्रक्चर से, ये स्टेटर का स्ट्रक्चर हो गया, और स्टेटर के स्ट्रक्चर से हमको क्या करना है, स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग फील्ड निकालना है। रिवॉल्विंग फील्ड निकालना मतलब क्या, एन एस निकालना है। सबसे पहले स्पीड ऑफ द रिवॉल्विंग फील्ड विथ रिलेटिव टू द स्ट्रक्चर, तो एन एस निकालना, यही होगा एन एस ही हमारा रिवॉल्विंग फील्ड होता है कि स्टेटर के स्ट्रक्चर से। तो ये हमारे पास स्टेटर के स्ट्रक्चर से रिवॉल्विंग फील्ड निकलता है। तो हमारे पास रोटर का अगर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हमारे पास स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी मल्टीपल करते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल है, ये हम अब स्टार्टिंग से ही देख के आ रहा है। दैट इज सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास स्लिप था 0.005 और ये हमारे पास सप्लाई फ्रीक्वेंसी था। तो हमारे पास क्या हो रहा था, रोटर का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट होता था, ठीक है। देन हमारे पास थर्ड क्या था, थर्ड हमारे पास क्या फाइंड आउट करना था, द स्पीड ऑफ रोटर एमएमएफ रिलेटेड टू द रोटर स्ट्रक्चर। स्पीड ऑफ रोटर एमएमएफ, रोटर का एमएमएफ अगर फाइंड आउट करोगे तो क्या होता है, रोटर का एमएमएफ हमारे पास क्या होता है, रोटर का एमएमएफ फाइंड आउट करोगे विद रिस्पेक्ट टू द रोटर स्ट्रक्चर। एमएमएफ निकालोगे मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, तो हमारे पास एनआर होता है जो कि 120 एफआर हो जाएगा, जो कि ये वाला फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पुट करेंगे और देन फाइंड आउट करेंगे, तो ये 75 आरपीएम के करीब करीब निकल जाता है। ये रोटर का एमएमएफ विद दिस रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर। अगर रोटर का ये स्ट्रक्चर हो गया, सपोज करो ये रोटर का स्ट्रक्चर हुआ, तो रोटर का जो एमएमएफ बन रहा था कंडक्टर के अंदर, या कंडक्टर के अंदर जो एमएमएफ बन रहा था उसके हिसाब से हम अगर देखें तो ये भी क्या है, एक तरह का रोटर का स्ट्रक्चर क्या है, स्टेशनरी है। तो ये स्टेशनरी है, तो रोटर का जो एमएमएफ घूम रहा है वो एनआर के स्पीड से घूम रहा है। सिर्फ एज कम्पेयर सिर्फ हम इससे रिलेट कर लेते हैं तो मेरे पास 75 आरपीएम आ जाता है। स्पीड अगर रोटर का स्पीड फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास सिंपल है, ये एन एस इजिकल टू 1 - एस निकाल के हम लोग निकालना जानते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्या था, स्पीड ऑफ रोटर एमएमएफ रिलेटिव टू द स्टेटर फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। स्पीड ऑफ रोटर एमएमएफ रिलेटिव टू द स्टेटर फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेटर के फील्ड से अगर हम बात करते हैं, स्टेटर का फील्ड हमारे पास क्या आता है, एनएस होता है, और उससे हमारे पास क्या है ना कि रोटर का एमएमएफ निकालना है, तो तब जाके हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास एनएस के बराबर ही आता है, जो कि हम स्पीड ऑफ रोटर एमएमएफ रिलेटिव टू द स्टेटर स्ट्रक्चर। ये निकालोगे स्टेटर के स्ट्रक्चर से तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास ये घूम क्या रहा था, एनएस के स्पीड से घूम रहा था स्टेटर के स्ट्रक्चर से, तो ये तुम्हारे पास एनएस से ही हो जाएगा। स्पीड ऑफ
स्पीड ऑफ रोटर एमएफ निकालोगे विथ रिलेटिव टू द स्टैटर फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी एन एस है, ये भी एन एस है, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों एन एस के स्पीड से घूम रहा है, तो रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि यूनिडायरेक्शनल टॉर्क होगा, हाँ अंडर द कंडीशन ऑफ राइट फॉर डेवलपमेंट, अगर होता है ना कंडीशन द राइट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेट अंडर यूनिडायरेक्शनल टॉर्क, इसमें यूनिडायरेक्शनल टॉर्क ही सेटिस्फाइड करता है, नेट यूनिडायरेक्शनल टॉर्क एक्ट करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे क्या हो, देख लेंगे रोटर का सिंप्लीफाइड ये देख लेंगे 1 मिनट, रोटर करेंट उसके पावर फैक्टर को देख लेंगे, रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट देख लेंगे, और रोटर के सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट रोटर सर्किट देख लेंगे ये, और इसके बेस्ट इस सारे थ्योरी को देख लेंगे, इसका बेस पे न्यूमेरिकल देख लेंगे, और इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन ख़त्म हो जाता है इंडक्शन मोटर का। अगर 3 पोर्शन 4 पोर्शन में देखोगे तो ये फर्स्ट पोर्शन तुम्हारा ख़त्म हो जाता है, 3 ही 4 पोर्शन टोटल होगा, इसमें फर्स्ट पोर्शन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि अगर किसी तरह का कोई डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो। थैंक यू।